दोस्तों, क्या याद करोगे आजीम की दूसरी एपिसोड हाजिर है। बस अब सब अपनी अपनी सपोर्ट दिखाओ, आगे जाकर नावल बहुत मज़े का होने वाला है। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मेरी बात सुनकर सलमान ने हर्फ बा हर्फ सारी बात बताना शुरू कर दी। सलमान की बात सुनकर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, मगर तुमने जो किया है ये बहुत गलत काम किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें ना मिला पाता। सलमान बोला, मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच्ची बताऊं तो एक तो इस वक्त मैं जज्बात में आ गया था, दूसरा मुझे इस बात का गुमा भी नहीं था कि जहां मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ वहां पानी बहुत गहरा है। वो तो जब मेरे पाँव ही जमीन पर नहीं लगे तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। मैंने बहुत जोर से पाँव मारने की कोशिश करते हुए ऊपर आना चाहा, मगर जैसे ही मुझे पहला गौता आया साथ ही मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, तेरे साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर इस वक्त जो मेरे साथ हुआ था वो मैं ही जानता हूँ। मेरी तो टांगें कांपने लग गई थी। अच्छा चल ये बता, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी का कोई फायदा भी हुआ कि नहीं। मेरी बात सुनकर सलमान ने माही के साथ अस्पताल में होने वाली सारी बातें बताना शुरू कर दीजिए। सलमान की बात सुनकर मैं हम करते हुए बोला, यानी सीढ़ी पर पहला कदम रख लिया है। सलमान बोला, बस यूं ही समझ ले। मैंने कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई माही से शादी करना चाहते हो और इसे इस पर राजी भी करना चाहते हो तो मेरी चंद बातों पर अमल करना। सलमान बोला, अब भी आपको लगता है कि अगर मैं चाहता हूं अब तो अगर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल मत करे। मैंने कहा, चलो मान लिया कि तुम संजीदा हो, मगर तुम्हारी बातों से मुझे जो मालूम हुआ है कि माही अभी संजीदा नहीं है। इसीलिए तुम अब जोश की बजाय होश से काम लेना। जितना जोश तुमने दिखाया है इससे माही को ये तो यकीन हो गया है कि तुम इसे लेकर पूरी तरह संजीदा हो। इसलिए अगर माही दोस्ती के लिए आमादा हो गई है तो इसे कामयाबी समझकर इस अंदाज में आगे बढ़ना कि दोस्ती से दिल तक का सफ़र आसानी से तय हो जाए। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें माही को पूरा टाइम देना होगा। सलमान बोला, मैं तो एक लम्हे के लिए भी इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना चाहता, मगर उनका माहौल ऐसा है कि मैं सबके सामने माही के साथ बातें भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसका भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। सलमान चौंक कर बोला, वो कैसे? मैंने कहा, मोबाइल। सलमान चौंक कर अपनी जेबों पर हाथ मारते हुए बोला, मोबाइल से याद आया, मेरा मोबाइल किधर है? मैं हंसते हुए बोला, वाह क्या बात है, तुझे अब याद आया। सलमान बोला, अगर आप अब भी मोबाइल का जिक्र ना करते तो मुझे अब भी याद नहीं आना था। जब होश आया तो सामने माही थी, अब वो नहीं है तो इसकी यादें हैं। किसी और चीज़ के बारे में सोचने का वक्त ही मुयस्सर नहीं हुआ। मैं कहका लगाकर हंसते हुए सलमान का कंधा थपथपाते हुए बोला, जियो आशिका, जा रहे हो? खैर फिक्र ना करो, सुबह तुम्हारा नया मोबाइल आ जाएगा। सलमान बोला, मगर मेरा मोबाइल किधर है? मैंने कहा, तुमने खुश्क नहर में छलांग नहीं लगाई थी जो तुम्हारा मोबाइल बच जाता। तुम्हारा मोबाइल और पर्स पूरी तरह भीग गया था। ये कहकर मैंने साइड टेबल के दराज से पर्स और मोबाइल निकालकर सलमान को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, देख लो। सलमान मोबाइल को देखकर बोला, पानी तो इसके अंदर चला गया है। ये कहकर सलमान ने बैटरी निकालकर सिम चेक की तो सिम बच गई थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, सुबह नया मोबाइल आ जाएगा, इसमें सिम डाल लेना और मैं किसी तरीके से माही को भी मोबाइल ले दूंगा, फिर तुम रात भर इससे बातें करते रहना। सलमान बोला, यासिर भाई, अगर ऐसा हो जाए तो किस्म से सारी जिंदगी आपके पाँव धो धो कर पीता रहूंगा। मैं हंसते हुए बोला, फी अलहाल इसके पाँव धोने के बारे में सोच जिसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सलमान बोला, यासिर भाई, अगर आप ये मोबाइल वाला काम कर दे तो फिर देखना, कुछ ही दिनों में माही के दिल में मेरा कब्जा होगा। मैंने कहा, ओके समझो, तुम्हारा ये काम भी हो गया। तुम्हारा ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मगर मुझसे एक वादा करो, आज के बाद तुमने दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करने की गलती नहीं करनी। अगर तुम्हें माही की तरफ से कोई भी मसला दरपेश हो तो तुमने मुझे बताना है और मैं तुम्हारा वो मसला हल करूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। सलमान मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला,
मेरा अब से वादा है कि आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अभी कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? सलमान बोला, मेरी कौन सी नौकरी है जो मुझे वापस जाने की जल्दी हो? मैं तो पहले ही धर कह कर आया था कि मैं नाजी भाभी के साथ ही वापस आऊँगा, और ना ही अबीरा को वापस जाने की कोई जल्दी है। मैंने कहा, फिर तो तेरे लिए आसानी हो गई, तुझे माही के साथ ज्यादा टाइम गुजारने का मौका मिल गया। मगर एक बात का ख्याल रखना, घर में और भी लोग हैं, वो सब भी तुम्हें देख रहे हैं। इश्क में इतने अंधे मत होना कि ये समझ बैठो कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरी बात समझ गए हो ना? सलमान बोला, अब बेफिक्र रहे, मैं इतना भी छिछोरा नहीं हो। अब बस माही को मोबाइल ले दे और कल ये मुझे मेरे कमरे में शिफ्ट कर देना। मैंने कहा, हॉय, तुम्हारा कमरा सेकंड फ्लोर पर है। आज तुम्हारी तबीयत की वजह से तुझे अपने साथ रखा है, वरना तुमने अपने कमरे में ही सोना था। सलमान बोला, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं अभी अपने कमरे में चला जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे क्या परेशानी हुई, इतना बड़ा तो बेड है। वैसे भी आज की रात तुम्हारा अकेले सोना मुनासिब नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन ले ली है कि नहीं? सलमान बोला, नहीं, अभी नहीं ली। साइड टेबल पर पड़ा मेडिसिन का शापर उठाकर इसमें से मेडिसिन निकालकर सलमान को देते हुए बोला, ये पकड़ो, मैं पानी देता हूँ। सलमान को मेडिसिन पकड़ाकर मैंने गिलास में पानी डाल कर दिया। सलमान मेडिसिन लेकर लेट गया। कुछ देर हमारे दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रही। सलमान की आवाज़ में गुनूदगी झलकती देखकर मैंने लाइट बंद करके जीरो का बल्ब जला दिया और इसे गुड नाइट कहकर दूसरी जानिब रुख करके लेट गया। अभी 11 बजे थे। 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैंने टाइम गुजारने के लिए मोबाइल निकाल कर देखा तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मिस्ड कॉलें लगी हुई थी। मैंने हैरानी से देखा तो इसी नंबर से मिस्ड कॉलें लगी हुई थी जिस नंबर पर मुझे शुबा था कि यह सबा का नंबर है। मैंने सलमान की जानिब देखा तो वो आंखें बंद कर चुका था। मैंने आखिरी मिस्ड कॉल का टाइम देखा तो 10 मिनट पहले की कॉल थी। मैंने इस नंबर पर कॉल मिलाकर मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी बेल पर ही कॉल अटेंड हुई और दूसरी जानिब से सरगोशी में हेलो की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, कौन? दूसरी जानिब से आवाज़ आई, आप यासिर बात कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी, यासिर बात कर रहा हूँ, मगर अब कौन है? आवाज़ आई, मैं सबा बात कर रही हूँ। मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही थी। मैंने तस्दीक करने के लिए कहा, पहले आप ये बताएं कि कौन क्या बात कर रही है। सबा बोली, हाय, क्या आप मुझे भूल गए हैं? अब की सबा बात कर रही हूँ जिसको मोबाइल लेकर दिया था। मैंने कहा, अच्छा, और सुनाओ, ठीक हो? सबा बोली, हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ, मगर अपने दोबारा बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा, मेरे पास कौन सा तुम्हारा नंबर था, और घर पर मेहमान आए हुए हैं इसलिए मसरूफ भी था। सबा बोली, मैंने तो कल भी आपको कॉल की थी। मैंने कहा, मगर मुझे तो मिस्ड कॉल ही मौसूल हुई है। कॉल होती तो मेरे मोबाइल की बेल बजती, मुझे इसी वक्त पता चल जाता। सबा बोली, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस वजह से सिर्फ मिस्ड कॉल ही कर सकती थी। मैंने सिम ली थी तो बैलेंस नहीं डलवाया था। सबा बोली, डलवाया था, अम्मी ने खाला जान को कॉल करके ख़त्म कर दिया, इसके बाद डलवाया ही नहीं गया। मैंने कहा, ओके, और सुनाओ, क्या मसरूफियात हैं? सबा बोली, कुछ खास नहीं, सारा दिन दुकान पर थकावट होती है, इतनी के घर आकर खाना खाते ही नींद आ जाती है। आज आपके फ़ोन का इंतज़ार करते हुए जाग रही थी कि शायद आपको मेरा ख्याल आ जाए। मैंने कहा, यार, बताया तो है कि मुझे तुम्हारे नंबर का इल्म नहीं था, अब मालूम हो गया है तो मैं सेव कर लूँगा। सबा मेरी बात का जवाब देने की बजाय उजलत में बोली, लगता है फिर पीछे उठ गई है। साथ ही इसने कॉल बंद कर दी। मुझे इतना तो सबा ने बताया था कि इसकी एक फूफी कनवारी है जो उनके साथ ही रहती है। मैंने सबा का नंबर सेव कर लिया। उन दरमियान मैंने सलमान को देखा तो सलमान बेखबरी से खर्राते ले रहा था, हल्की नींद में था। मजीद तसल्ली के लिए मैंने 12 बजने तक का वक्त कमरे में ही गुजारा। 12 बजते ही मैं स्लो मोशन में बेड से उतरकर सलमान के करीब आया। सलमान की तरफ से तसल्ली करने के बाद कमरे से निकला। बाहर का जायजा लेते हुए अबीरा के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खिलता चला गया।
अंदर दाखिल होकर जैसे ही मेरी नज़र बेड पर अलिफाल्त लेती अबीरा पर पड़ी, मेरे होश अलिफाल गए। अबीरा का जायज़ा लेने के बाद मैंने मुहतात अंदाज में दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। अबीरा सो रही थी या फिर जाग रही थी, इसका मुझे यकीन नहीं था, मगर अभी तक जिस पोजीशन में लेटी हुई थी, इस पोजीशन से ज़रा भी नहीं हिली थी। दरवाज़ा लॉक करके चंद लम्हे वही खड़े अबीरा को देखता रहा। जब अबीरा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मैं आगे बढ़कर इसके पाँव वाली साइड से थोड़ा साइड की तरफ से बेड पर लेटने लगा, यहाँ तक कि मैं अबीरा के पहलू में पहुंचकर सीधा लेट गया, मगर अबीरा बदस्तूर वैसे ही लेटी रही। फिर अबीरा एकदम से करवट बदलते हुए चीख मारने लगी, मगर मुझ पर नज़र पड़ते ही अबीरा ने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रखकर चीख को दबा लिया। इसकी आंखों में खौफ देखकर मैं समझ गया कि वो वाकई मेरी आमद से बेखबर थी। मैं हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मैं हूँ, कोई भूत तो नहीं आ गया? अबीरा चंद लम्हे होंठों पर हाथ रखे आंखें फाले मुझे देखती रही। मेरी बात सुनकर वो उठकर बैठते हुए होंठों से हाथ हटाकर सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने कहा, क्यों जान किस वजह से निकली? तुम्हें बता कर तो गया था कि मैं 12 बजे के बाद आऊँगा। अबीरा बोली, मैं अब का ही इंतज़ार कर रही थी, मगर मुझे कब औख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और अब भी चोरों की तरह आए, ज़रा सी भी आहत नहीं होने दी जो मेरी आँख खिल जाती। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा अब बैठ तो जाओ, कि अब भी डर लग रहा है। अबीरा मेरा हाथ पकड़कर सीने पर रखते हुए बोली, पहले अब मजाक समझ रहे हैं, ये देखे मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। अबीरा का दिल वाकई जोरों से धड़क रहा था, मगर माहौल को तब्दील करने के लिए अगले ही लम्हे अबीरा का मजाक उड़ाते हुए बोला, दिल वाकई बहुत जोरों से धड़क रहा है। मैंने कहा, ओके नॉर्मल हो जाओ, और ये तुम मुझे बार बार अब कहकर मेरी तबीयत अंकल जैसी करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेहरबानी करके इस पर भी थोड़ी नज़रसानी कर लो, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं तुमसे बहुत बड़ा बुजुर्ग हो। अबीरा हंसते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं शुरू से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आदत बन गई है। मैंने कहा, मैं क्या कम पड़ता हूँ कि तो मेरे चुपड़ी मारने लगे? बस इतना कह रहा हूँ कि अब की बजाय तुम कहकर मुखातिब करो, मुझे अच्छा लगेगा। चपरोहे वाली बात सुनकर अबीरा को हंसी का दौरा पड़ गया। अबीरा हंसते हुए घुटनों को समेटकर आगे को झुकते हुए घुटनों पर माथा टेक कर अगले ही लम्हे खिलखिलाकर हंसते हुए सीधी होकर वापस झुकते हुए मेरी जानिब लुढ़क गई। मैं अबीरा की जानिब करवट लेकर नीचा हुआ था, इसलिए अबीरा ने झुकते हुए मेरे बाजू पर माथा टेक दिया। मैं सीधा होकर अबीरा के चेहरे के दोनों अतराफ हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना दिया जो तुम्हें हंसी का दौरा पड़ गया है? अबीरा हंसी पर काबू पाते हुए बोली, अपने बात ही ऐसी की है। अबीरा की बात तो कुत्ते हुए थोड़ कर बोला, फिर अब? अबीरा बोली, मेरा मतलब है कि तुमने बात ही ऐसी की है कि मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं बोला, हंसती हुई और भी प्यारी लग रही हो, देखो तुम्हारे गोरे गालों में खून और जेल सी आंखों में शबनम के कतरे उतर आए हैं। अबीरा शोखी से बोली, जाने दो यार, हंसी की वजह से आंखों में पानी आ गया है, बाकी गालों में खून उतरने वाली बात तो फिनो है। अबीरा के गालों को छोड़कर इसकी कमर के गिर्द बाजू डालते हुए शोखी से बोला, नहीं यकीन तो आईने में देख लो। अबीरा मेरे बाजाहे की गिरफ्त में खिसकते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, देख कर आती हो। मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आईना तुम्हारे सामने है। अबीरा शोखी से इतराते हुए गाल को छेड़ती बाल की लत को कान के पीछे ले जाते हुए बोली, मेरे सामने तो बड़ी बड़ी मूंछ दाली वाला देशिंग स्टाइल चेहरा है। मैंने कहा, इस चेहरे पर जो आंखें लगी हैं उन आंखों में आकर आईने में देख लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि इस वक्त तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अबीरा खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, मगर खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती की तारीफ करने पर वो खुश तो होगी। अबीरा इतराते हुए बोली, अच्छा जी, देखती हूँ कौन सा आईना लगा हुआ है। ये कहते हुए अबीरा पोजीशन बदलती हुई एक टांग मेरी टांग के ऊपर रखकर झुंझलाहट से मेरे ऊपर आ गई। ऊपर आकर अबीरा ने मेरे माथे के साथ माथा टेक कर मेरी आंखों में झांकती हुई मुस्कुराने लगी।
मैं बोला, कुछ नजर आया? अबीरा शोख अंदाज में बोली, क्यों तुम्हें बताऊं? मैंने एक हाथ अबीरा की कमर पर रखने के बाद दूसरे हाथ से इसके गाल को पकड़कर हल्का सा दबाते हुए इसके गुलाबी होंठों को चूम कर बोला, बताओगी तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। अबीरा सकरते हुए बोली, बात तो बहुत पहले आगे बढ़ चुकी है, अब तुम ही महसूस ना करो तो वो अलग बात है। मैंने कहा, अभी तो बात शुरू होकर पहले मराहिल में दाखिल हुई है, आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। अबीरा बोली, तुम्हारे आगे बढ़ने में कितना वक्त लगता है ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मेरी तरफ से तो बात आखिरी हद तक पहुंच गई। अबीरा जहां से बोल रही थी वो मैं अच्छी तरह समझ रहा था, मगर मैं जानबूझकर इसे प्यार के मौजू से हटाकर छेड़छाड़ की तरफ लाने की कोशिश करते हुए बोला, चल झूठी, अभी तो बहुत कुछ करना है। अबीरा एकदम से संजीदा होकर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाय यासिर, तुम कितना गलत सोच रहे हो। काश तुम मेरी फीलिंग को समझ सकते कि मैं क्या कहना चाह रही हो। अगर तुम इस काम को प्यार का नाम दे रहे हो तो ये प्यार की बेहुरमती है। वो तो चंद लम्हों का चाका था, मगर प्यार वो मुकद्दस चीज़ है जो दो दिलों का मिलाप करवाती है। मगर अफसोस कि तुम इसको प्यार का नाम दे रहे हो। अबीरा को बेताबी से उतरते देखकर मैंने अपना कदीम नुस्खा इमोशनल अटैक करते हुए संजीदा अंदाज में बोला, पीछे हटो। मेरे लहजे में बदलाव महसूस करते हुए अबीरा बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं पूरी संजीदगी से बोला, मुझे अपने कमरे में जाना है। अबीरा बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, अब मेरा यहाँ से जाना ही बनता है। अबीरा बोली, यासिर, क्या हुआ? मौत क्यों खराब कर लिया? मेरी कोई बात बुरी लगी? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी बात क्यों बुरी लगती है, बल्कि तुमने तो मुझे आईना दिखाकर मुझ पर एहसान कर दिया है कि मैं हवसप्रस्त मतलबी इंसान हूँ, तुम्हारे साथ टाइम पास करने आया हूँ। अबीरा बोली, हाय यासिर, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? तुम अब भी मेरी बात का उलट मतलब निकाल रहे हो। मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि तुम मेरे दिल की गहराइयों में बस गए हो, मैं तुम्हें चाहने लगी हो, मगर तुम मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा, अबीरा, ये तुम्हारी फीलिंग हो सकती है, मगर मेरी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, ना ही मैंने कभी इस बारे में सोचा है। हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और रहेगा। अबीरा बोली, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम भी ऐसी फीलिंग करो, मैं तो अपनी फीलिंग को समझने की बात कर रही हूँ। वैसे भी प्यार में कोई ज़बरदस्ती थोड़ी होती है, ना ही कोई मजबूरी होती है। प्यार तो बस हो जाता है, और मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है, एक दिन तुम भी इसी तरह मुझे प्यार करने लग जाओगे, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर अबीरा ने मेरे होंठों को चूमकर शोखी से बोली, चल लो, अब अपना मौत ठीक करो। मैंने कहा, अबीरा, एक बात मेरी याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त समझता हूँ, बाद में मुझ पर बेवफाई का लेबल मत लगाना। अबीरा बदस्तूर शोखी से बोली, ओके, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मैं आज के दौर की लड़की हूँ, पुराने दूर की नहीं हो जो वन सादिद मोहब्बत करके भी महबूब को बेवफाई के ताने देने लगूं। मैंने गहरी सांस लेकर बोला, गुड। अबीरा बोली, अगर आपको तसल्ली हो गई है तो मेरी कमर को छोड़ दे ताकि मैं नीचे हो सकूं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, नीचे होकर क्या करना है? अबीरा बोली, छोड़ेंगे तो बतंगी। मैं हाथ हटाकर बोला, लो जनाब, छोड़ दिया। अबीरा बज़ाहिर तो शोख नजर आ रही थी, जैसे मेरे इनकार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हो, मगर इसकी आंखें बता रही थी कि मेरे इनकार ने इसके दिल पर गहरी चोट लगाई है। मैं तो पहले ही उन मौज़ूआत को बंद करना चाहता था, इसलिए अबीरा को छेड़ने की कोशिश भी नहीं की। वो मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं जज्बात में आकर इससे शादी करने का वादा कर लूं। जब मैंने देखा ये तो हाथ से निकल रही है, तो मैंने अपने पुराने तरीके से समझाया और अपना काम निकाला। कुछ देर बाद मुझे देखते ही अबीरा ने नाफ पर हाथ रखकर दबाते हुए गिलेगीर लहजे में बोली, यासिर, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ऐसी हरकत की ज़र्रा भर भी तवक्को नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस हद तक जाओगे तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। यासिर, आज तुमने मुझे मेरी अपनी नज़रों से गिरा दिया है। ये कहकर अबीरा छूती छूती सिसकियाँ लेकर रोने लग गई। मैं आगे बढ़कर इसके पहलू में बैठते हुए बोला, अबीरा, क्या हुआ? यार, ऐसा क्यों रो रही हो?
अबीरा रोते हुए बोली, देखो तुमने मेरा क्या हाल करके रख दिया है, न जाने किस बात का मुझसे बदला लिया है। अबीरा की बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि ये वक्ती तौर पर सारा ड्रामा कर रही है और इसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही है। अभी 2 बजे थे, इसलिए मजीद इसके पास रहकर इसकी हौसला अफजाई करता रहा ताकि वो ये ना कहे कि मैं अपना मतलब पूरा करते ही इसे छोड़कर चला गया हूँ। मजीद 2 घंटे में अबीरा के पास ही रहा, यहाँ तक कि वो सो नहीं गई। अबीरा के सोने के बाद जब मैं कमरे से निकल दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमरे से बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गया। सलमान को ना तो मेरे जाने की खबर हुई ना ही मेरे आने की। कुछ देर अबीरा के बारे में सोचते हुए मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह आँख खिली तो सलमान बिस्तर से गायब था। मैंने वाशरूम की तरफ देखा तो वाशरूम का दरवाज़ा भी पूरी तरह बंद नहीं था। शायद सलमान मुझसे पहले उठकर कमरे से बाहर चला गया था। मैंने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठा, वाशरूम गया, नहा धोकर फ्रेश होने के बाद कपड़े तब्दील किए और कमरे से बाहर निकला तो सलमान बाहर भी नजर नहीं आया। मैंने अबीरा के कमरे की तरफ देखा तो इसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। इतने में मेरी नज़र शगो पर पड़ी तो मैंने इसे आवाज़ देते हुए अपने पास बुला लिया। शगो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई मेरे पास आई और हाथ मरोड़ती हुए बोली, जी साहिब जी। मैंने कहा, सलमान को तुमने देखा है? शगो बोली, वो जो मेहमान आया है। मैंने कहा, हाँ इसी की बात कर रहा हो। शगो बोली, हाँ जी साहिब जी, देखा है, बड़ा सूना मोनद्दा है। शगो की बात सुनकर मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, उफ तो फिर कोई हाल नहीं तेरा। मैं तुझसे इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ कि वो किधर है। शगो जयापत्ती हुए बोली, वो और बाजी नाजी दूसरी तरफ गए हैं। मैंने अबीरा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अबीरा भी उनके साथ गई है। शगो ने कंधे उचक्का कर कहा, पता नहीं साहिब जी, छूटी बीबी को तो मैंने कमरे से निकलते नहीं देखा। मैं हम करके बोला, और भाई कैसर और अबू ने नाश्ता कर लिया है। शगो बोली, जी साहिब जी, नाजी बाजी ने खुद नाश्ता बना कर दिया है और भाई कैसर भी कुछ देर पहले बाहर गया है। शगो की बात सुनकर मैं समझ गया कि भाई गाँव चला गया है। शगो को रुखसत करके मैं अबीरा के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अबीरा लेती हुई थी, जबकि बेड की चादर भी वैसे ही सोफे पर पड़ी थी, जिसे देखकर मुझे इतना तो यकीन हो गया कि अभी तक कमरे में कोई नहीं आया। नाजी भी शायद इसलिए अबीरा के कमरे में नहीं आई होगी कि अबीरा देर से उठेगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से आगे बढ़ा तो अबीरा के चेहरे का रंग देखकर मैं घबरा गया। इसके चेहरे का रंग सुर्ख, जैसे तैयार हो। मैंने इसके गाल पर हाथ रखा तो वो शदीद बुखार में तप रही थी। मैंने सोफे से चादर उठाई, बेड पर रखी और अबीरा का बाजू हिलाते हुए आवाज़ दी। तीसरी दफ़ा आवाज़ देने पर अबीरा ने मुश्किल से थोड़ी सी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। अबीरा की तबीयत के बारे में पूछने की बजाय मैंने अफरा-तफरी का माहौल बनाते हुए कहा, अबीरा जल्दी उठो, बेड पर चादर बिछानी है, अगर कोई आ गया तो चादर इकट्ठी देखकर सवाल जवाब करेगा। अबीरा गुनूदगी में बोली, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, जो भी आए आ जाए। मैं बेड पर घुटने टेक कर अबीरा की उठाया और बेड से नीचे उतर आया तो अबीरा कराहते हुए बोली, आसर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, क्या यार, बेड पर चादर बिछा लूं, फिर लेट जाना। ये कहकर मैंने इसे सोफे पर लिटा दिया और जल्दी से बेड की चादर बिछाने लगा। अबीरा बोली, यासिर तुम कितने संगदिल हो, बजाय मेरे हाल पूछने के आते ही तुम्हें बेड पर चादर बिछाने की फिक्र पड़ गई है। मैंने कहा, यार ये भी ज़रूरी काम है, तुम नहीं समझोगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अबीरा बोली, समझ तो मुझे रात ही आ गई थी। मैं कुछ कहने की बजाय चादर बिछा कर वापस आया और अबीरा को उठाने लगा तो अबीरा ने मेरे हाथ पीछे करते हुए कहा, रहने दो यासिर, मुझ पर इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। मैंने कहा, अबीरा क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे इतनी बदगुमानी हो गई है कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। अबीरा बोली, पहली छूने में क्या कसर बाकी रह गई जो पूरी करनी है? मैंने कहा, अब तुम मुझ पर तंज करना शुरू हो गई हो। अबीरा कुछ कहने की बजाय कराहते हुए उठकर बैठ गई। अबीरा की खामोशी देखकर मैंने कहा,
तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाता हूँ, नाश्ता कर लो, इसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने सोचा कि अब ये रोना धोना करेगी कि मुझसे शादी कौन करेगा, मैं बर्बाद हो गई। मगर अबीरा की बात सुनकर मैंने इसके गाल चूमते हुए कहा, मेरी जान, ऐसा सबके साथ होता है। अबीरा रोते हुए बोली, मैंने कहा, यार अब गुस्सा मत हो, प्लीज खुद को संभालो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।